हेलो स्टूडेंट्स, आइए आरो काव्य खंड की कविता पतंग को पढ़ने और समझने के बाद अब इसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कवि बताते हैं कि भादो का जो महीना होता है वो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इसमें बहुत अधिक बारिश होती है, इसीलिए कवि ने कहा है कि सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया। कि भादो गया तो सबसे तेज बौछारें अर्थात बारिश की बहुत तेज गति से होने वाली जो प्रक्रिया है वह भी समाप्त हो गई। जब बारिश होती है तो आकाश में बादल घिर जाते हैं और अंधेरा सा छा जाता है, लेकिन जब बारिश का मौसम ही समाप्त हो गया तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल हो गया। अब वर्षा के समय कुछ उलझने, कुछ परेशानियां भी सभी को सामना करना पड़ता है। पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है, उन सब से भी सबको छुटकारा मिल गया। अब जो भादों का महीना है वो समाप्त हो गया है और उसके बाद जो शरद ऋतु आई है तो ऐसा लगता है कि जैसे रात के बाद सवेरा हो गया हो। और सवेरा भी कैसा, उस पे खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, अर्थात जिस तरह खरगोश की आंखें लाल होती हैं उसी तरह आसमान में लालिमा छाई हुई है। अगला आता है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतली कमानी, सबसे पतला कागज जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों हुआ है। कवि का मन कल्पना करता रहता है, तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर कवि का मानना ये है कि जो पतंग है उसका कागज दुनिया का सबसे पतला कागज है। जिस कमानी से पतंग का फ्रेम बना है वो सबसे पतली कमानी है। पतंग के जो रंग हैं उसके ज़्यादा रंगीन कोई चीज़ है ही नहीं। तो इस तरह पतंग के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है। वो क्यों किया है, कवि ने पतंग को सबसे हल्का, रंगीन और पतला कागज इसलिए बताया है कि जिस तरह पतंग हल्की होते हुए ऊंचाइयों को छू लेती है, पतंग हल्की होने के कारण आसमान में इतना ऊंचा चली जाती है, उसी तरह बच्चों का जो मन होता है वह भी बिल्कुल साफ और हल्का निश्चल होता है। उसमें छल कपट द्वेष ईर्ष्या कुछ भी नहीं होती। और अपनी इन्हीं अच्छी भावनाओं के कारण, या ये कहिए कि इन भावों के कारण ही जो बच्चा होता है वह, उसका मन, उसके जो भाव हैं, जो विचार हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। वह बहुत ऊंचा सोचता है और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसलिए कवि ने कहा है या कवि ने कल्पना की है कि जो पतंग है वह सबसे पतली, सबसे रंगीन, सबसे हल्की है और बच्चों का मन भी उन पतंगों के समान है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा है कि बच्चे भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, अर्थात बच्चों के मन में भी ऊंचाइयों को छू लेने की इतनी ही इच्छा है जैसे पतंग की इच्छा होती है कि वह आसमान की ऊंचाइयों को छू ले। तो अगला प्रश्न आता है, बिंब स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं, जैसे सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यहाँ पर बिंब बताने हैं। बिंब जो होते हैं हमारे, वो हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। तो दृश्य बिंब वहाँ होते हैं जहाँ हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई देने का वर्णन किया जाता है। श्रव्य बिंब वहाँ होते हैं जहाँ कुछ सुनाई देने का वर्णन किया जाता है। और स्पर्श बिंब वहाँ होते हैं जहाँ कुछ टच करने का या छूने का हमें वर्णन मिलता है। तो हमारा इन पंक्तियों में कहाँ कौन सा बिंब है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है दृश्य बिंब। दृश्य बिंब आता है हमारा, सबसे तेज बौछारें गईं खरगोश की लाल आंखों जैसा लाल सवेरा, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अर्थात इन पंक्तियों में हमें दृश्य बिंब दिखाई देता है।
सबसे तेज बौछारें गईं, बौछारें चली गई हैं, जो बौछारें में दिखाई दे रही थी वह चली गई हैं। तो यहाँ दृश्य बिंब हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, हमें खरगोश की लाल आंखें दिखाई देती हैं, उसके जैसे लाल सवेरे को कहा गया है, इसलिए दृश्य बिंब हुआ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इशारों से बच्चों को बुलाया जा रहा है, ये हमें दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब है। अगला आता है श्रव्य बिंब। श्रव्य अर्थात सुनने वाला। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाई जा रही है और उसकी जो आवाज़ हो रही है वह हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें सिर्फ सुनाई दे रही है, तो इसलिए इस पंक्ति में आता है क्या, श्रव्य बिंब, जिसे हमें सुनाई दे रहा है। अगला आता है स्पर्श बिंब, छूने का बिंब। तो कहते हैं आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कोई भी चीज़ मुलायम है या कठोर है, ना तो यह हमें देखकर पता चलेगा, ना हमें सुनकर पता चलेगा, यह तो हमें सिर्फ छूकर या महसूस करके पता चलेगा। आकाश को मुलायम बना दिया गया, ये चीज़ हमें कि मुलायम है, ये हमें छूकर पता चलती है, इसलिए यहाँ पर स्पर्श बिंब आता है। तो इस तरह हम इन पंक्तियों के अतिरिक्त भी अन्य कोई पंक्तियाँ यदि हमें मिलती हैं और हमसे बिंब पहचानने के लिए कहा जाए तो हम इन्हीं आधारों पर बिंब को पहचानते हैं कि यदि कोई सी पंक्ति में कुछ दिखाई देने वाली के भाव दिखाए गए हैं तो दृश्य बिंब, सुनने के भाव बताए हैं तो वो श्रव्य बिंब, और यदि छूने के, महसूस करने के भाव है तो वहाँ पर हमारा स्पर्श बिंब हो जाता है। तो अगला प्रश्न आता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। कवि कहते हैं कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। सबसे पहले हमें जानना होगा कपास क्या है। कपास है रुई, अर्थात जो बहुत मुलायम होती है, वाइट कलर की, बहुत मुलायम सी सफ़ेद रंग की जो चीज़ होती है, जिसे हम छुए तो हमें बहुत कोमल मुलायम महसूस होती है, वो रुई होती है, जिसे हम कपास भी कहते हैं। तो कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास, बच्चे कपास लाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुई का ढेर उठाकर अपने साथ लाते हैं जब बच्चों का जन्म होता है, बल्कि यहाँ इस बात को कहने से कवि का तात्पर्य ये है कि जिस तरह रुई बहुत कोमल होती है उसी तरह बच्चे भी बहुत कोमल होते हैं, बच्चे भी इतने ही मुलायम होते हैं जितनी कपास होती है, इतने ही नर्म होते हैं, इतने ही हल्के होते हैं और साथ ही साथ इतने ही आकर्षक भी होते हैं जितनी की रुई होती है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं और कपास के साथ बच्चों का यही संबंध बनता है कि जो सारी विशेषताएं कपास में या रुई में होती हैं वही सारी विशेषताएं बच्चों में भी होती हैं जन्म के समय। इसलिए कवि ने यहाँ पर कपास और बच्चों के बीच समानता दिखाई है। अगला प्रश्न आता है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। कवि कहते हैं कि पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, अर्थात पतंग बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है और जो बच्चे उन पतंगों को उड़ा रहे हैं वे बच्चे भी तेज गति से छतों पर दौड़ रहे हैं और बच्चों की जो दौड़ होती है उसमें इतनी अधिक तेज गति होती है कि वे अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि रास्ते में उनके कितनी बाधाएं आ रही हैं। उनका मन उनकी पतंग के साथ आकाश में उड़ता है, ऐसा लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं उस समय बच्चों को ना ही तो वो छतें कठोर लगती हैं, वो छतों को नर्म बना देते हैं और बच्चों के जो कूदने की स्थिति होती है तो वो मृदंग की तरह उसको बजाते हुए जाते हैं। बच्चे तेज गति से दौड़ते हैं, उन्हें यह आभास ही नहीं होता कि क्या परेशानी बीच में है, ना तो उन्हें यह डर होता है कि वे गिर जाएंगे, ना उन्हें यह पता होता है कि वे छत के किस कोने तक, किस किनारे तक दौड़ गए। वह तो बेसुध होकर अपनी पेंग बढ़ाते हुए, अपनी गति को तेज करते हुए छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं। तो उनके उसी बेफिक्र स्वभाव को देखते हुए और उनकी पतंग को और ऊंचा उड़ाए जाने की कोशिश करने को देखकर, या ये कहिए बच्चों के मन में उठने वाले भावों को महसूस करके कवि ने कहा है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। अर्थात जिस तरह पतंग ऊंचाई पर उड़ रही है उसी तरह बच्चों के मन में भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पतंग ऊंचाई पर जाती है वैसे ही बच्चों के मन में भी उत्साह बढ़ता जाता है और वो अपनी पतंग को और ऊंचा उड़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं।
तो इसी आधार पर कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह पतंग उड़ रही है तो उसे देखकर ऐसा लगता है, या ये कहिए कि जिस तरह बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे भी पतंगों के साथ ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं और अपने मन के अनुसार वो खुद को संतुष्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। पतंग उड़ाने से बच्चों को प्रसन्नता मिल रही है, इसलिए वो किसी भी परेशानी की, किसी भी बाधा की चिंता नहीं करते और निश्चिंत होकर पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहीं पर पतंग कविता के प्रश्न उत्तर हमारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।